फिजिक्स पहला वाला चैप्टर गति। ठीक है, गति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यानी स्टार्टिंग वाला वही, उसकी परिभाषा मात्रक पढ़ेंगे। देखिए, पहले नंबर गति के बारे में पढ़ेंगे, गति क्या होता है। फिर दूसरा दूरी व दूरी का मात्रक पढ़ेंगे। तीसरा विस्थापन व मात्रक, विस्थापन व विस्थापन का मात्रक। चौथा चाल व चाल का मात्रक। फिर वेग है, प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं, अंतिम वेग किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है और गति के समीकरण। यहाँ तक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद अपने अगली वीडियो में आप लोग को जो है इसके आगे और जो न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हैं, उनको हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहले नंबर है गति। गति क्या होता है? तो गति देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब तमाम ऐसी पृथ्वी पे बहुत सारी कुछ चीज़ें तो एकदम स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं मूव करती ही रहती हैं, यानी चलती रहती हैं, अपने स्थिति में परिवर्तन करती रहती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति में है। जैसे मान लीजिए ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी थी, फिर कुछ टाइम बाद जो है वो अगले स्टेशन पर चली जाती है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु जो है गति में होकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर चलेगी। या हम लोग भी दिन भर में कहीं ना कहीं हमेशा जो है मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, यानी समय के साथ हम लोग अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, किसी चीज़ का चलना या फिर दौड़ना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, गति में आ जाती हैं। इसी के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब गति करने के लिए देखिए, गति करने के लिए आपको कुछ डिस्टेंस, यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा, यानी कुछ रास्तों को या कुछ पथ को आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा वाला जो है परिभाषा दूरी व दूरी का मात्रक है। अब आपको बता रहे हैं दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखें दूरी, आपसे मान लीजिए क्वेश्चन किया गया कि दूरी किसे कहेंगे, दूरी क्या है, तो आपको बताना है कि व्यक्ति द्वारा या किसी गाड़ी, कार, किसी साधन द्वारा, ठीक है, जिस पथ को तय किया जाता है, जिस पथ को तय किया जाता है, यानी जिस रास्ते को तय किया जाता है, उस रास्ते की लंबाई को मापा जाए या उस रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, किसी, देखिए मान लीजिए ये कोई मार्ग है, रास्ता है, ठीक है। अब किसी, मान लीजिए कार है, कार के द्वारा इस रास्ते पे चल करके ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कार पहले यहाँ पे था, कुछ समय बाद जो है यहाँ पे पहुँच जाता है। अब देखिए इसमें आपका गति भी आ रहा है और दूरी भी आ रहा है। कार जिस रास्ते से होकर चल रहा है, जिस मार्ग से होकर चल रहा है, उस मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उस मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, और ए से लेके बी तक वो ऐसे थोड़ा है कि एक झटके में जाके वहाँ पे पहुँच गया, वो मूव करते हुए, गति करते हुए चला, ठीक है, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। पहले उसकी स्थिति क्या थी, प्रारंभिक स्थिति ए पॉइंट पे थी और कुछ टाइम बाद जो है उसकी स्थिति क्या हो गया, बी हो गया। तो दूरी के लिए हम क्या कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा जिस पथ पे चला जाता है, जिस पथ पे चला जाता है, उस पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब देखें दूरी का मात्रक, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दूरी का मात्रक या फिर लंबाई का मात्रक कह सकते हो। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और दूरी जो है एक अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, दूरी आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं चले, जैसे मान लीजिए ये है ए बी और फिर यहाँ से ये सी पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से डी पॉइंट हो गया। ए से लेके बी तक की मान लीजिए पथ की जो लंबाई है वो 6 किलोमीटर है। बी से लेके सी तक की जो पथ की, ये मोड़ है, मुड़ के जा, तो बी से लेके सी तक का जो पथ है उसकी लंबाई मान लो 8 किलोमीटर है। और सी से लेकर डी तक जो पथ है उसकी लंबाई मान लेते हैं 10 है, 5 है, कुछ भी मान लेते हैं, इतना किलोमीटर है। तो कुल दूरी अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो कुल दूरी में क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देना है। कुल दूरी हो जाएगा ए से लेके डी तक की कुल दूरी 6 + 8 + 5 19 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 19 किलोमीटर, या कुछ भी देखें 19 किलोमीटर। तो दूरी तिरछी भी हो सकती है, आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे आएंगे विस्थापन, तो विस्थापन एक सीधी, मतलब एक सीधी रेखा में होती है। अब देखें दूरी में, दूरी अगर मान लीजिए आपको फिर से बताना है तो हम फिर से बता रहे हैं आपको दूरी क्या है। दूरी किसी व्यक्ति द्वारा जिस पथ पे चला जाता है, आपको यही कहना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, साधन द्वारा जिस पथ पे चला जाता है उस पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, अभी दूसरा वाला, और दूरी जो है, दूरी का मात्रक मीटर है। अदिश राशि है दूरी, और दूरी सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अगला देखें,
अगला वाला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन और दूरी, एक चीज़ और जान लीजिए, दूरी जो है उस मार्ग पे डिपेंड करता है, उस रास्ते पे डिपेंड करता है, उस मार्ग पे जो व्यक्ति चल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस मार्ग पे डिपेंड करेगा। अब देखें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन किसे कहेंगे? जैसे सेम चीज़ इसमें आप देखें, जैसे पहले देखें ए है, बी है और बीच की दूरी मान लेते हैं 8 किलोमीटर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट इसी मार्ग पे, यानी इसी मार्ग पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ तक कि ये पॉइंट सी जो है ए से 3 किलोमीटर की दूरी है, बाकी तो 5 किलोमीटर होगा ही, ठीक। अब देखें अगर विस्थापन आपसे पूछा गया तो विस्थापन में क्या होता है कि व्यक्ति की स्थिति को देखा जाता है, मार्ग को नहीं देखा जाता, व्यक्ति की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखा जाता है कि व्यक्ति प्रारंभ में कहाँ था और लास्ट में कहाँ है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। व्यक्ति की प्रारंभिक, सपोज करिए कि व्यक्ति यहाँ पे था, कोई व्यक्ति यहाँ पे था, मान लीजिए राम कोई व्यक्ति है और यहाँ पे था, यह इस मार्ग पे चला और बी पे पहुँच गया, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुँच गया। अब अगर देखा जाए तो राम पहले ए पॉइंट पे था, अब जाके कहाँ पे पहुँच गया है? बी पॉइंट पे, कुछ टाइम बाद बी पे पहुँच गया। अब अगर इसको प्रारंभिक स्थिति और इसको अंतिम स्थिति माना जाए तो इस टाइम जो है जो राम का विस्थापन होगा वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है या कितना विस्थापित है? 8 किलोमीटर। लेकिन अगर यही व्यक्ति पुनः इसी मार्ग पे या कहीं से होते हुए, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी मान लीजिए आए, और तब हम लोग विस्थापन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को देखेंगे, वो विस्थापन होगा। या फिर मान लीजिए इसी मार्ग से होते हुए ये सी पे आके स्टे हो जाए, रुक जाए, सी पे आके ये ठहर गया राम यहाँ पे, तो ये तो प्रारंभिक स्थिति है ही जहाँ से चला था। अब उसकी अंतिम स्थिति क्या हो गया? पॉइंट सी हो गया। अब उसकी अंतिम स्थिति क्या हो गया? पॉइंट सी हो गया। अब देखेंगे वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना, मिनिमम कितना दूर है? तो मिनिमम कितना दूर है? 3 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं विस्थापन में व्यक्ति की स्थिति पर, विस्थापन जो है व्यक्ति की स्थिति पर डिपेंड करता है, व्यक्ति पहले कहाँ था, लास्ट में कहाँ है। तो विस्थापन की परिभाषा में आप लोग कह सकते हैं कि विस्थापन किसी व्यक्ति की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, ठीक है। अभी देखिए ऐसे हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वर्ग के आकार का, ये कोई वर्ग है, स्क्वायर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए भुजा इसका है 5 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी भुजाएं सेम होंगी, तो 5 मीटर ये भी होगा, ये भी 5 मीटर ही होगा, ये भी 5 मीटर होगा। अब चलिए मान लें कोई व्यक्ति यहाँ ए से स्टार्ट करता है चलना, ए से स्टार्ट कर रहा है चलना, और ऐसे ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और डी से पुनः ए पे आ जाता है। यानी प्रारंभ में आप देखेंगे, प्रारंभ में वह व्यक्ति कहाँ पे था? ए पे था, ठीक है, और अंत में कहाँ पे है? अंत में फिर से ए पे है। तो ऐसी स्थिति में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी देखा जाए तो वह ए से लेके बी तक कितना चला? 5 किलोमीटर चला। पुनः बी से सी तक चला कितना? 5 किलोमीटर। सी से डी तक कितना चला? 5 किलोमीटर। और डी से ए तक चला कितना? 5 किलोमीटर। अब ये मार्ग पे डिपेंड करेगा, दूरी मार्ग पे डिपेंड करेगा, और विस्थापन जो होगा व्यक्ति की स्थिति पे, वह व्यक्ति जो चल रहा है उसकी स्थिति पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखें टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 20 किलोमीटर। कुल कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दूरी 20 किलोमीटर और विस्थापन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अगर यहीं से चल के फिर से यहीं आ जाए, या मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ हाथ में लिए हैं और उसको जो है h मीटर फेंक दिया और h मीटर तक गया, ऊपर जो है h मीटर तक गया, फिर कुछ टाइम बाद वो वस्तु आपके हाथ में ही आ जाएगा। तो उस टाइम, जिस टाइम वो वस्तु आपके हाथ में है, उसका विस्थापन क्या है? 0 है। लेकिन अगर देखिए, अगर ये ऊंचाई तक गया, फिर h ऊंचाई गया, h ऊंचाई आया, ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। यानी अभी देखा जाए तो मैक्सिमम क्या होगा? दूरी मैक्सिमम होगा, ठीक है, और विस्थापन क्या हो जाएगा? वहाँ विस्थापन क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और ये भी आपको बताया गया कि दूरी सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ देखें, अब सपोज करिए कि इस पॉइंट पे, इस सी वाले पॉइंट पे कोई यहाँ से चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके स्टे कर दिया, यहाँ पे आके ये रुक गया, यहाँ पे आके ठहर गया। अब देखें दूरी कितना हो जाएगा? दूरी ये 5 और ये 5, यानी 5 + 5, यानी 10 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो होगा वो यहाँ से जो सीधा जो मिनिमम दूरी होगा, अगर यहाँ से ऐसे चलें तो ये मैक्सिमम हो जाएगा,
तो यहाँ से ये चीज़ ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये ए पॉइंट और सी पॉइंट इसकी अपेक्षा क्या है, कम से कम है, यानी व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की मिनिमम दूरी या कम से कम जो दूरी होगा वही विस्थापन हो। तो इसको निकालेंगे तो अगर ये वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा √2, यानी भुजा 5 और √2 यानी 5√2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विस्थापन और दूरी निकाला जाता है, ठीक है। विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि, ठीक। और विस्थापन के लिए एक लाइन और आप लिखेंगे या फिर समझेंगे, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, उसके बाद में जीरो भी हो सकता है। अभी आप देखें दूरी के लिए क्या बताया गया, दूरी केवल और केवल पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूरी हमेशा प्लस में ही आएगा। और विस्थापन ऋणात्मक होगा, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। विस्थापन कौन सी राशि, सदिश। अदिश सदिश क्या होता है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा होती है, परिमाण के साथ साथ उसमें क्या होता है, दिशा भी होता है। लेकिन अदिश में क्या होता है, उसमें दिशा नहीं होगा, केवल केवल मैग्नीट्यूड ही रहेगा। अब देखें अगला वाला है चाल व चाल का मात्रक। देखें चाल का रिलेशन दूरी से और विस्थापन का रिलेशन वेग से है। जैसे चाल जो है दूरी अदिश राशि है, वैसे चाल भी अदिश राशि होगी। तो चाल में आपको क्या बताना है, अंग्रेजी में इसको स्पीड बोला जाएगा। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। चाल का मात्रक अगर मान लीजिए आपको फाइंड करना है तो चाल का मात्रक क्या होगा, चाल का मात्रक बराबर होगा दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। दूरी का मात्रक और बेटा समय का मात्रक। अब देखें दूरी का मात्रक क्या होता है, अभी पहले ही आपको बताया गया कि दूरी मतलब चलना, किसी पथ को तय करना, ठीक है। तो या पथ की लंबाई। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय को हम लोग इसमें सेकंड में रखते हैं, ठीक है। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चाल भी अदिश राशि है। देखिए अगला वाला वेग। अगला है वेग। वेग किसे कहते हैं, ये चीज़ें अगर आपको बढ़िया से मतलब कंप्लीट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, परिभाषा व मात्रक, तो आगे जो न्यूमेरिकल आएगा, आंकिक प्रश्न आएंगे, सवाल आएंगे, वो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। वो बताएंगे मैं आपको अपने वीडियो में कि किस तरह से आप सवाल लगाएंगे, ठीक है। वेग क्या है, वेग वेलोसिटी। देखिए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन या एकांक समय में किसी वस्तु में हुए विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। एकांक समय आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एकांक समय में किसी वस्तु में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। मात्रक इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से है, बस इसमें क्या है, विस्थापन आपको ऐड कर देना है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग और दूरी परिवर्तन की दर को चाल, ठीक है। मात्र और ये है जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। एकांक समय में किसी वस्तु में हुए विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। मात्रक इसका क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक वेग क्या है। देखें प्रारंभिक वेग, देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा हो तो चलते समय उसका वेग कुछ और हो
और रुकते समय वेग कुछ और हो। या हम लोग वैसे ताक्षणिक आप कहीं कहीं भी मान लीजिए ट्रेन सामने से गुजर रही हो तो जिस टाइम हम लोग देखेंगे वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। लेकिन जिस टाइम मान लीजिए वो रुकती है या फिर जैसे कुछ टाइम बाद 10-5 मिनट बाद हम उसी को देखते हैं, पहले मान लीजिए 9:20 में हमने देखा, वो मान के चलिए 80 की स्पीड में थी, 80 का वेग पकड़ रखा था उसने, और फिर 10 मिनट बाद आप देखते हैं और 90 का पकड़ लेता है, यानी पहले कुछ और था और बाद में क्या हो गया, कुछ और हो गया। तो दो इसमें प्रारंभिक वेग रहेगा और अंतिम वेग। परिभाषा हम आपको बताते हैं उसकी। प्रारंभिक वेग क्या होता है, देखें प्रारंभिक वेग क्या होगा। किसी वस्तु, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वेग में आने के 1 सेकंड बाद का जो वेग होता है, कोई वस्तु मान लीजिए चल रहा है, कोई गतिशील वस्तु है, गति में आ रहा है, ठीक है, तो गति में आने के 1 सेकंड के बाद वाला जो वेग होता है, 1 सेकंड के पहले का वेग देखेंगे तो शून्य रहेगा। अगर मान लीजिए वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में, तो उसका वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो 1 सेकंड के बाद वाला जो वेग होगा उससे हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। और रुकने के 1 सेकंड पहले वाला जो वेग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतिम वेग। यानी गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड के बाद का जो वेग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग, ठीक है। वहाँ से हमको कैलकुलेशन करना होता है। तो देखें किसी वस्तु हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना लिख रहे हैं कि गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड बाद का वेग, 1 सेकंड बाद का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। और इसे जो है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। किससे? U से प्रदर्शित करते हैं। गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड बाद का वेग, जैसे वस्तु पहले स्थिर था, जब वस्तु स्थिर था तो उसका प्रारंभ में वेग क्या था, शून्य था। लेकिन अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में लाना, उसकी गणना करना, तो वो जब गति करे तो गति करने के 1 सेकंड के बाद का जो वेग रहेगा वो क्या रहेगा, प्रारंभिक वेग, ठीक है। इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, U से। पहले U फिर V। U प्रारंभ में आया तो मतलब प्रारंभिक वेग, और V जो है अंतिम वेग होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग का मतलब हो गया, कोई गतिमान वस्तु है, उसके रुकने के 1 सेकंड पूर्व का वेग। कोई भी गतिमान वस्तु हो, उसके रुकने के 1 सेकंड पूर्व का वेग क्या होगा, अंतिम वेग। तो किसी गतिमान वस्तु के रुकने के 1 सेकंड पूर्व का वेग अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग होगा, इसे जो है V से प्रदर्शित करते हैं। इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वस्तु रुक गया है, ठहर गया है, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप, कोई वस्तु चल रही, आपने देखा चलती हुई वस्तु, फिर कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो वस्तु रुक गई हो, तो अगर रुक गई है, स्थिर हो गई है, तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन रुकने के 1 सेकंड पूर्व का जो वेग, अगर उस टाइम आपको कैलकुलेशन करना, गणना करना कि इस वेग से चल रहा है, रुका, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रुकने के 1 सेकंड पूर्व के वेग को क्या कहेंगे, अंतिम वेग कहेंगे, ठीक है। अभी चलिए अगला वाला त्वरण है एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण किसे कहेंगे, त्वरण एक्सेलरेटर लगा होता है बाइक में या किसी भी चीज़ में, एक्सेलरेटर लगा होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन या त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण को ए से लिखा जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण ए बराबर होता है B माइनस U बटा T। मात्रक क्या बनेगा इसका, मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह भी क्या है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
और त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, और मात्रा क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सदिश राशि, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो तो रोड मान लीजिए सही नहीं है तो आपका वेग कुछ और रहेगा, अगर मान लीजिए रोड कुछ और अच्छा रोड आ गया तो आपका वेग वहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आपके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आप में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। अब लास्ट है गति के समीकरण, ठीक। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, जो कक्षा 9 में अंकित प्रश्न है एनसीईआरटी से, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए, ये सारा जैसे मान लीजिए मात्रक हो गया, फिर परिभाषा हो गया, आप मात्रक को ही देख करके पहचान पाएंगे कि क्या चीज़ दिया गया है, क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। अब चलें गति का समीकरण हम लोग देखते हैं। गति के 3 समीकरण, 3 समीकरण। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। वी आपको बताया क्या, b है अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए है त्वरण और टी क्या है, समय, ठीक है। और दूसरा है यस, यस विस्थापन है, यस बराबर यू टी प्लस आधा मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा वाला। 3 समीकरण है, ये 3 समीकरण आपको बढ़िया ढंग से याद होना चाहिए। इस 3 समीकरण पे बहुत सारे सवाल आपके लग जाएंगे, जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर के इसी पे सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। अब देखें, अब कभी कभी कहता है इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, अगर प्रारंभिक वेग 0 होता है तो यू क्या रखा जाता है, 0, मतलब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो यू क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ मैं जो है अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर मान लीजिए आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी फॉरवर्ड करिएगा। अगर मान लीजिए पढ़ाने में कहीं कुछ एरर रह गया होगा तो उसको जो है कमेंट में आप कमेंट करिएगा। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।